चलो बेटा। हम्म। 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 चलो कोलॉजी डिस्कस करते हैं हम, है ना। कोलॉजी पढ़ते हैं, हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, ठीक है। कोलॉजी में हम दवाइयों की शरीर पे प्रभाव की स्टडी करते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, वो दवाई खाता है, तो दवाइयाँ शरीर में जाके ऐसा क्या करती है कि बीमारी ठीक हो जाती है। दवाइयों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। दवाइयों का बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है, मानव शरीर पर दवाइयों के प्रभाव के अध्ययन को ही हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। दवा क्या होती है आपको पता है, जो बीमारी को ठीक करे, जो केमिकल, जो सब्सटेंस, वो दवा कहलाता है, ठीक है। मानव शरीर के बारे में भी आप पढ़ ही चुके हो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, जिसमें आपने 10 सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है। तो हर सिस्टम से एसोसिएटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, डिजीज डिसऑर्डर होता है ना। जैसे आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में किसी के बॉल खराब हो गए, किसी को हाइपरटेंशन हो गया, किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं पेशेंट को, वो दवाइयाँ उस बीमारी को कैसे ठीक कर रही हैं। जब ऑर्गन में बीमारी हुई, तो ऑर्गन में कोई ना कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस आए होंगे, है ना। ऑर्गन में डिसफंक्शनिंग हुई होगी, ऑर्गन ऑर्गन में माल फंक्शनिंग हुई होगी। ऑर्गन में डिसफंक्शनिंग के साथ साथ उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस भी आए होंगे, है ना। उसके फंक्शन में भी चेंज आया होगा और उसके स्ट्रक्चर में भी चेंज आया होगा, उसकी एनाटॉमी भी चेंज हुई होगी, उसकी फिजियोलॉजी भी चेंज हो गई होगी। तो उसको दवाइयों ने कैसे ठीक किया, इसी की स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं, है ना। तो फार्माकोलॉजी मेडिकल साइंस की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम दवाइयों का मानव शरीर पे प्रभाव का अध्ययन करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। ये होती है फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन। फार्माकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये फार्माकॉन से हुई है। फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग। फार्माकॉन एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड से इसकी ये ओरिजिनेट हुआ है, और इसका मतलब होता है ड्रग, मतलब दवाई, मेडिसिन, ठीक है। और लोगस मतलब होता है स्टडी। तो फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग। ये एक दवाइयों का विज्ञान है, लेकिन इस विज्ञान में हम दवाइयों के इफेक्ट की स्टडी करते हैं। दवाई कैसे बनेगी ये स्टडी नहीं करते। यदि हम ये स्टडी करें कि दवाई कैसे बनाई जाती है, तो हम तो सुटिक्स में चले जाएंगे, फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स भी फार्मेसी की एक ब्रांच है, फार्माकोलॉजी भी एक ब्रांच है ना। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी है, कोग्नोसी भी है। सब में हम पढ़ते तो दवाइयों के बारे में है, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग अलग है ना। हम कोगनोसी में पढ़ते हैं दवाइयाँ हमें कहाँ से मिलती है, दवाइयों की खेती कैसे करेंगे। कोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि दवाइयों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। कोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स क्या है, दवाइयाँ हमें कितनी मात्रा में देनी है पेशेंट को। पेशेंट बीमार है, उसकी बीमारी ठीक करने के लिए हमने उसको दवाई दी, तो पहला सवाल ही पेशेंट का ये होगा, कितनी खाऊं साहब, कितनी खाऊं, कब खाऊं, कैसे खाऊं, कितने दिन तक खाऊं। ये सब हम किस में पढ़ते हैं बेटा, फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, है ना। ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं, और फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, ठीक है। एक है फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरी है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि जब दवाई शरीर में गई, तो शरीर ने दवाई के साथ क्या किया, ठीक है। शरीर दवाई के साथ जो करता है वो हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं, और दवाई शरीर के साथ जो करती है वो हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। किसी पेशेंट ने दवाई खाई, तो दवाई उसके शरीर में गई, तो दवाई और शरीर का इंटरेक्शन हुआ कि नहीं, उसका तालमेल बना या नहीं, संयोग हुआ दोनों का मिलन हुआ, शरीर और दवाई का। अब जब दोनों मिल गए, तो दोनों एक दूसरे पे प्रभाव डालेंगे, है ना। जब दो लोग आपस में मिले, दो दोस्त थे बड़े दिनों बाद, तो अब बातचीत होगी तो दोनों दोस्त कुछ ना कुछ कहेंगे, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो वही कम्युनिकेशन दवाई और बॉडी के बीच में भी होता है। कुछ दवाई बॉडी के साथ करेगी, कुछ बॉडी दवाई के साथ करेगी। तो जो बॉडी दवाई के साथ करेगी वो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट से रिलेटेड, है ना। काइनेटिक स्कूटी आपने सुना होगा, है ना, तो उससे आप याद रख सकते हो मूवमेंट। ड्रग का बॉडी में मूवमेंट के का जो तरीका है वो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोडायनेमिक्स मतलब दवाई शरीर पे क्या करेगी। तो दवाई हमने खाई किस लिए है, ताकि बीमारी ठीक हो जाए। तो दवाई बीमारी को ठीक करेगी, और दवाई का कोई ना कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। और दवाई लेंगे तो किसी न किसी डोज में लेंगे हम। दवाई लेंगे तो एक
एक समय के बाद शरीर में अपना काम करके शरीर से बाहर निकल जाएगी वो, है ना। हमने दवाई खाई, हमारी बीमारी ठीक हो गई, अब दवाई भी शरीर से बाहर चली जाएगी। किसी के यहाँ कोई मेहमान जाता है तो 2-4 दिन हफ्ते भर में लौट आता है कि नहीं, वैसे ही दवाई भी हमारे शरीर में मेहमान की तरह आती है ना, किसी कारण से। मेहमान भी जनरली किसी कारण से ही आते हैं, वो हमें पता नहीं चल पाता कई बार, लेकिन आते कारण से ही है। ठीक है। तो वैसे ही दवाई भी व्यक्ति कारण से खाता है। तो जब कारण खत्म होता है तो दवाई भी शरीर से बाहर निकल जाती है, और दवाई को निकल ही जाना चाहिए। यदि दवाई शरीर से बाहर नहीं निकलेगी तो हमारी बॉडी में उसका एक्यूमुलेशन होगा, डिपोजिशन होगा। यदि वो लंबे समय तक बॉडी में सस्टेन करेगी तो बॉडी में इसके साइड इफेक्ट्स आएंगे, एडवर्स इफेक्ट आएंगे, बॉडी में टॉक्सिसिटी होगी, बॉडी में पॉइजनिंग होगी, और हमारी बॉडी और ज्यादा बीमार पड़ जाएगी। ठीक है। तो शरीर में जब दवाई जाती है, अपना काम करती है, बीमारी को ठीक करती है, और शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं ADME। ए से होता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, दवाई का खून में जाना, ये एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है। दूसरा होता है ए के बाद डी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दवाई का वितरण हमारे शरीर में। ठीक है। आपने देखा होगा सर दर्द हो रहा है, दवाई खाई, पेट में गई, सर दर्द ठीक हो गया। अब दवाई तो गई पेट में, लेकिन सर दर्द कैसे ठीक हो गया? दवाई खाई, पेट में गई, घुटने का दर्द दर्द ठीक हो गया, एड़ी का दर्द ठीक हो गया। कहाँ रहा पेट, कहाँ रही एड़ी? पर दवाई खाने से एड़ी का दर्द ठीक हो जाता है। तो ये दर्द ठीक कैसे हो गया? क्योंकि दवाई डिस्ट्रीब्यूट हुई। हमारे शरीर में खून का दौरा 24 घंटे चलता है ना। आप बॉडी के कभी किसी हिस्से पे कट लग जाए तो वहां से रक्त की धारा बहने लगती है। अब वो रक्त कहाँ से आ रहा है? बॉडी से आ रहा है, और बॉडी में रक्त बह रहा है 24 घंटे। तो जो दवाई अवशोषित होके खून में गई, है ना, वो अब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और वो वहां पर भी जाएगी जहां पर उसकी जरूरत है। और जहां पर दवाई की जरूरत है, हम उसको बोलते हैं साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन, जहां पर दवाई की जरूरत है। किसी को माइग्रेन हो गया, आधे सर का दर्द, उसने ओरल रूट से दवाई खाई, ठीक है, टेबलेट खाया, कैप्सूल खाया, सिरप लिया, और उसके हेडेक में 20 मिनट बाद उसको आराम लग गया। तो ये आराम कैसे लगा होगा? उसने ओरल रूट से जब दवाई खाई तो उसके स्टमक में गई, स्टमक से अवशोषित होकर लिवर में गई, लिवर को क्रॉस करके ब्लड में आई, ब्लड से फिर हार्ट में गई, फिर हार्ट ने पूरे ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट किया, तो वहां पर भी ड्रग गई जहां पर उसकी जरूरत थी, और वहां पर उसने अपना काम किया, और फिर वो किडनी में आई और किडनी से बाहर निकल गई, है ना। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आप समझे, ड्रग का साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचना, ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और ड्रग का आपके ब्लड में जाना, ये एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और ड्रग का पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अब हम ये देखते हैं। मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का लिवर में। तो मेटाबॉलिज्म के दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य ड्रग को एक्टिवेट करना, कि वो एक्शन दे दे बॉडी में, और यदि ड्रग एक्शन दे चुकी है तो ड्रग को इस फॉर्म में लेके आना, ड्रग में कोई ऐसा एडिशन करना, है ना, जिससे वो ड्रग यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए, या स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकल जाए, या बॉडी में किसी न किसी एक्सक्रीटरी रूट से वो दवाई शरीर से बाहर निकल जाए। अब दवाई शरीर से बाहर कहाँ कहाँ से निकल सकती है? लैट्रिन के थ्रू निकल सकती है, रोज मॉर्निंग में हम फ्रेश होने जाते हैं, फीसेस के थ्रू निकल सकती है। यूरिन हम जाते हैं, यूरिन के थ्रू निकल सकती है। हमें पसीना आता है, पसीने से निकल सकती है। आंसुओं से दवाई निकल सकती है, आंखों से जो पानी आता है उससे भी दवाई निकलती है। कोई माँ अपने छोटे बच्चों को दूध पिला रही है, कोई नवजात शिशु है, छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, उसको माँ दूध पिला रही है, तो उसके मिल्क से भी सिक्रीशन होता है दवाई का। तो ऐसी दवाइयाँ जिनका एक्सक्रीशन मिल्क के थ्रू होता है, वो लैक्टेटिंग वुमेन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब माँ ने दवाई खाई, बच्चे ने दूध पिया, बच्चे को दूध की जरूरत थी, दवाई की नहीं। अब वो दवाई बच्चे के शरीर में चली गई तो बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी कि नहीं? कोई व्यक्ति यदि बीमार है और वो दवाई खाए तो समझ में आता है कि भाई वो बीमार है, दवाई खाएगा तो ठीक हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति बीमारी नहीं है और वो अनावश्यक रूप से दवाई खा रहा है, तो दवाई उसके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, उसके सेल टिश्यू को डैमेज करेगी बॉडी, दवाई उसकी बॉडी को। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे बॉडी से दवाई फ्लश हो जाए, हमारे शरीर से बॉडी निकल जाए, है ना। तो जो लास्ट स्टेज होती है फार्माकोकाइनेटिक्स की, वो होती है एक्सक्रीशन।
इसके बाद दवाई का रोल ही खत्म हो जाता है, दवाई शरीर से बाहर ही निकल गई, अब क्या करोगे आप? है ना, गई वो शरीर से बाहर। है ना, जैसे जेंटामाइसिन का पेशेंट को इंजेक्शन लगाया, तो वो 24 से 36 घंटे तक ब्लड में सर्कुलेट करती है वो दवाई। है ना, तो अब हमको अगला डोज कब देना पड़ेगा? ओब्वियसली 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। है ना, तभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे, तो डॉक्टर ने आपको कहा होगा ये दवाई सप्ताह में 1 बार लेना है, ये दवाई दिन में 3 बार लेना है, ये दिन में 2 बार लेना है, ये 15 दिन में 1 बार लेना है, या हर 15-15 दिन में बुलाऊंगा, इंजेक्शन लगेगा, आ जाना। ऐसा क्यों कह रहा है डॉक्टर? वो दवाई जब तक खून में रहेगी तब तक अपना असर दिखाएगी, और जब वो खून से बाहर निकल जाएगी यूरिन के थ्रू, फिसिस के थ्रू, तो वो अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगी। है ना, जब हम दवाई खाते हैं तो रक्त में, खून में दवाई का कंसंट्रेशन, दवाई की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती है, और एक ऐसे लेवल पे आती है जहां से दवाई एक्शन देना शुरू कर देती है, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगी, और फिर धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होगी, और कम होते वक्त भी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां से एक्शन देना बंद कर देगी। तो दवाई खाई, 15 मिनट उसको अवशोषित होने में लगा, फिर उसने लगातार 4 घंटे तक अपने एक्शन को बनाए रखा, फिर धीरे धीरे उसका एक्शन कम हो गया। तो एक दवाई का एक्शन कोई 4 घंटे दे रही, कोई 8 घंटे दे रही, कोई 16 घंटे दे रही, कोई 36 घंटे दे रही, हर दवाई का अपने एक्शन का एक ड्यूरेशन होता है। उसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन। है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पेन किलर व्यक्ति खाता है, 4-5 घंटे बाद फिर दर्द शुरू हो जाता है, तो फिर दूसरी दवाई खाना पड़ता है उसको। तो पेन किलर दिन में 2 से 3 बार ली जाती है, आपने देखा होगा। ऐसा थोड़ी ना आज पेन किलर खा ली फुर्सत 3 दिन की, अब कोई दर्द नहीं होगा मेरे को, ऐसा नहीं होता। है ना, तभी हेडेक। हाँ, पैरासीटामोल खाई, डेंगू का पेशेंट है, कपरा है वो, आपने उसको पैरासीटामोल खिला दी, बुखार कम हो गया, फिर बुखार आ जाएगा उसको 3-4 घंटे बाद। फिर आपने पैरासीटामोल दी, फिर बुखार कम हो जाएगा, फिर बुखार आ जाएगा। बुखार आ क्यों रहा है? इन्फेक्शन की वजह से। अब इन्फेक्शन को यदि आप कम नहीं करोगे तो बुखार जाएगा क्या? नहीं जाएगा दीपिका, बुखार। बुखार तभी जाएगा बेटा जब आप इन्फेक्शन को, इस इन्फेक्शन का जो कारण है उसको खत्म करोगे। और इन्फेक्शन का कारण क्या होगा? पॉजिटिव एजेंट। है ना, जैसे किसी को कोविड हो गया, है ना, सार्स कोवी 2 वायरस ने अटैक कर दिया बॉडी पे, और बॉडी में, मुंह में टेस्ट चला गया, स्मेलिंग सेंस चली गई, फीवर आ रहा है ना। अब आप जब तक उस वायरस को नहीं मारोगे आप, तब तक फीवर आता रहेगा, तब तक आपकी स्मेलिंग सेंस नहीं आएगा, तब तक आपका मुंह का टेस्ट वापस नहीं आएगा। तो आपको कारण को खत्म करना जरूरी है। और हर बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है। वो कारण या तो लाइफ स्टाइल से एसोसिएटेड है, वो कारण या तो कोई पॉजिटिव एजेंट हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े हैं, प्रोटोजोआ पढ़े हैं, मक्खियों से बीमारी फैलती है, चूहों से फैलती है, तो दुनिया जहां का हमने पढ़ रखा है। तो ये कारण है बीमारी का कोई ना कोई। अब किसी को प्लेग हो गया है, अब आप प्लेग का ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो उसको बुखार आता ही रहेगा। है ना, अब किसी में यदि विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है, उसके बाल झड़ रहे हैं, तो आप कितने ही कुछ कर लो, विटामिन की जब तक डेफिशिएंसी फुलफिल नहीं होगी बॉडी में, तब तक उसके बाल झड़ते रहेंगे। है ना, किसी के शरीर में यदि उसका कॉम्प्लेक्सेशन डाउन हो रहा है, मिलेनिन का सिक्रीशन बढ़ गया है, और वो व्यक्ति काला हो रहा है क्योंकि वो दिन रात धूप में खेत में हल चलाता है। ठीक है, अब वो जब तक हल चलाना बंद नहीं करेगा धूप में, या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करेगा कि उस पर धूप ना पड़े, तक वो फेयर नहीं हो सकता, वो काला होता चला जाएगा, वो साउथ अफ्रीकन बन जाएगा वो। है ना, तो हर चीज का इस दुनिया में है कारण, और कारण का होता है प्रभाव। और यदि प्रभाव से आपको तकलीफ है, और प्रभाव को यदि समाप्त करना है, तो कारण को समाप्त करना पड़ेगा। और यदि आपको यदि चाहते हो कि पेड़ में से अच्छे फल आए, पेड़ बड़ा हो, पेड़ हमें मीठे फल दे, तो आप पानी कहाँ डालते हो? जड़ में डालते हो, या फल पे पानी देते हो, या पत्ती पे पानी देते हो? पानी आप जड़ पे देते हो। है ना, वैसे ही क्या है, हर बीमारी की जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। और उस बीमारी की जड़ को आप यदि आपने काट दिया, तो वो जो इतना बड़ा वृक्ष ऊपर दिख रहा था, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और जो वृक्ष दिख रहा है वो सारे लक्षण हैं। है ना, कोई व्यक्ति उल्टी कर रहा है, कोई व्यक्ति की आंखें लाल हो गई है, किसी को भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, ये सभी बीमारियां हैं। कोई बहुत ज्यादा सोच रहा है, कोई चिंताग्रस्त हो गया, कोई तनावग्रस्त हो गया, कोई व्याकुल हो गया, किसी को मेनिया हो गया, डर लग रहा है उसको, डरावने सपने दिख रहे हैं, ये सब बीमारियां हैं। कोई मानसिक बीमारियां हैं, कोई शारीरिक बीमारियां हैं। अब ये बीमारी के कारण होते हैं।
और कारण या तो लाइफ स्टाइल से एसोसिएटेड है, या तो कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा, या तो इन्फेक्शन होगा, या तो डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी मतलब आप मकान बना रहे हो, मकान बनाते वक्त सीमेंट खत्म हो गया, तो बिना सीमेंट के मकान बना पाओगे क्या आप? हम्म, नहीं बना पाओगे। है ना, गिट्टी खत्म हो गई, रेत खत्म हो गई, नहीं बना पाओगे। सरिया नहीं, लोहा नहीं आपके पास, नहीं बना पाओगे। ऐसे ही हमारा शरीर भी तो है बेटा। रोज हम मुंह से खा रहे और शरीर को दे रहे कि भैया तू बना, एंजाइम बना, हार्मोन बना, तू सब बना, और तू जीवित रहे, तू चलता रहे, काम करता रहे, हमारे काम आ तू। रोज खिला रहे हम इसको, नाश्ता करा रहे, लंच करा रहे, डिनर करा रहे, भांति भांति प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं ताकि जिंदा रह सके। तो ये जो शरीर में जा रहा है, इससे ही तो हमारे शरीर का विकास हो रहा है, इससे ही तो हम जिंदा हैं। बढ़ने का था जितना उतना तो बढ़ गया। ऐसा थोड़ी ना कि कोई व्यक्ति उम्र भर खाता है तो उम्र भर बढ़ता है, ऐसा नहीं है। एक एज के बाद उसकी हाइट बढ़नी बंद हो जाएगी, है ना। बस इतना है कि वो जिंदा रहने के लिए खाता है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को उतना ही खाना चाहिए कि वो जिंदा रह सके। ज्यादा खाने वाला व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ता है। यदि आप आवश्यकता से ज्यादा खाओगे, निश्चित रूप से आप बीमार पड़ जाओगे। और आज का व्यक्ति बीमार है ही इसलिए क्योंकि वो आवश्यकता से ज्यादा खाता है। उसको ना तो शुद्ध तेल मिल रहा है खाने के लिए, ना तो उसको शुद्ध सब्जियां मिल रही है, सब्जियों में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं। फलों को आर्टिफिशियली पकाया जा रहा है, उसके लिए केमिकल यूज किए जा रहे हैं। मार्केट में हम चाव से जो दूध पी रहे हैं, वो दूध भी आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है, और वो दूध से पोषक तत्व सारे निकाल लिए जा रहे हैं, और उसमें केवल फैट डाल दिया जा रहा है, और वो फैट हमारे किसी काम का नहीं। वो हमारे शरीर में जाके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाएगा, हमारी कोरोनरी आर्टरी को चोक करेगा, हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन होगी, और हाइपरटेंशन का पेशेंट तैयार हो जाएगा। 2010 में अभी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम रन किया है। डेटा कहता है कि भारत में जिसकी भी एज अभी 40-45 के ऊपर जा रही है, उसको कोई ना कोई बीमारी, या तो हाइपरटेंशन, या तो शुगर, या तो कैंसर, तीनों में से एक बीमारी हो ही जा रही है। क्यों हो जा रही है? खान पान की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से। पॉल्यूशन काफी बढ़ गया है, एयर पॉल्यूशन बढ़ गया है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ गया है, इंडस्ट्रीज बढ़ गई हैं, उद्योग स्थापित होते हैं। अब उद्योग से जो कचरा निकलेगा वो कहाँ जाएगा बताओ? मंगल मंगल ग्रह पे तो उसको मंगलयान से तो लेके जाएंगे नहीं कि वहां फेंक के आए, यहीं कहीं फेंकेंगे, है ना। अभी शाहपुर में एक कारखाना डल जाए, और वो कारखाने से जब गंदा पानी निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा? आसपास कहीं कोई नदी होगी, उसी में बहाएंगे। तो शाहपुर के लोग बीमार नहीं पड़ेंगे क्या बताओ? मंडी द्वीप में इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, मंडी द्वीप में जो इंडस्ट्रीज है, तो मंडी द्वीप के आसपास के एरिया में लोग बड़े परेशान हैं। क्यों? वहां उद्योग है। अब उद्योग की जरूरत क्यों पड़ी? बोले साहब रोजगार आएगा। तो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन बैलेंस बनाना जरूरी है। क्या उद्योग लगाना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अनावश्यक रूप से उद्योग लगाना तो बिल्कुल गलत है ना। समाज में किसी चीज की जरूरत नहीं है और उस जरूरत को प्रोड्यूस करना, उस जरूरत का एहसास दिलाना लोगों को, और फिर उसके उद्योग डालना, ये तो गलत है ना। हम्म। और ऐसे करके उद्योग बहुत बढ़ गए, और उद्योग बढ़ने की वजह से एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइस पॉल्यूशन हो गया। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि नॉइस पॉल्यूशन भी बढ़ गया है, पता ही नहीं चलता, आदी हो गए लोग उसके। आप गांव में जाके देखो, इतना बढ़िया शांति का अनुभव होता है वहां। ऐसा शांति का अनुभव क्यों होता है? आसपास आवाजें नहीं है। और यहाँ शहर सिटी में जो लोग रह रहे हैं, भोपाल में रह रहे हैं, आसपास से बहुत सारे ट्रक जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही, प्लेन निकल रहा, लाल घाटी पे से आए दिन प्लेन निकलते हैं, आवाज आती है। ये सब ध्वनि प्रदूषण फैला रहा है। अब ये ध्वनि प्रदूषण की वजह से व्यक्ति के माइंड में स्ट्रेस आता है, लेकिन उसको पता भी नहीं चलता। ठीक है। तो खान पान, रहन सहन, इन्वायरमेंट, ठीक है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और स्ट्रेस की वजह से भी व्यक्ति का शरीर कमजोर पड़ जाता है, और उसको बीमारी हो जाती है कोई ना कोई। ठीक है। तो हम फार्माकोलॉजी में बहुत सारी बीमारियां और उनमें उपयोग होने वाली दवाइयों की खुराक क्या है, और कितने दिन तक किस बीमारी का ट्रीटमेंट चलेगा, और वो बीमारी कैसे ठीक होगी, उसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, मतलब बिना दवाइयों के उसको कैसे ठीक करेंगे, दवाइयों से कैसे ठीक करेंगे, लाइफ स्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन लाएंगे कि दवाई ठीक बीमारी ठीक हो जाए।
तो ये सब हम अध्ययन करते हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है। फार्माकोलॉजी का ही छोटा भाई है फार्माकोथेरापेटिक्स। दोनों सब्जेक्ट मिलते जुलते हैं, है ना। काफी हद तक मिलते जुलते हैं, सिलेबस भी एक जैसा है, लेकिन दोनों को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग अलग है ना। बीमारी कैसे हो रही है, इसका कारण, है ना, बीमारी की इटियोलॉजी क्या है, ये हम फार्माकोथेरापेटिक्स में पढ़ते हैं। और दवाइयाँ काम कैसे कर रही हैं, दवाइयों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दवाइयों का एक्सक्रीशन कहाँ से हो रहा है, कौन सी दवाई कहाँ से एक्सक्रीट हो रही है, कौन सी दवाई का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, कौन सी दवाई कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बॉडी में, कौन सी दवाई का क्या साइड इफेक्ट है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, क्या उसके क्लिनिकल यूजेस हैं, वो दवाई हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एक दवाई कई रोगों में यूज होती है। तो ये सब हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है। तो फार्मा हाँ बेटा। इटियोलॉजी में कारण, कारण समझते हैं हम, बीमारी का कारण क्या है, इसकी स्टडी को इटियोलॉजी बोलते हैं। इटियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। बीमारी के कारण के अध्ययन को हम इटियोलॉजी कहते हैं, है ना। तो बताओ कोई ऐसी बीमारी है जिसका कारण ना हो? नहीं होगी, है ना। अकारण कुछ होता है क्या? बीमारी छोड़ो, अकारण कुछ होता ही नहीं है इस भौतिक जगत में, अकारण कुछ भी नहीं होता है। बीमारी की बात तो दूर है, वैसे भी कुछ नहीं होता है, हर चीज के पीछे कारण होता है। कोई इस दुनिया में आया, उसके पीछे भी कारण है, ऐसे ही नहीं आ गया। भले लोग कहते हैं अरे तो भगवान की देन है, भगवान की देन नहीं है, कुछ कर्म तो इंसान को भी करने पड़ते हैं, है ना। अब नसबंदी करवा ले हस्बैंड वाइफ, ला ले बच्चा दुनिया में, तो मैं मान जाऊंगा कि भाई आ जाता है ऐसे ही, है ना। अब ये बात अलग है कि नहीं करवा रहे तो क्यों नहीं करवा रहे, मन में वो विचार क्यों नहीं आ रहा, तो ये विषय फिर आध्यात्म का हो जाता है ना। बाकी जनरली सब कारण से ही होता है ना। आप भी जैसे फार्मेसी कर रहे हो, कोई कारण होगा कि नहीं, ऐसे ही एडमिशन नहीं लिया होगा, सोच के लिया होगा, किसी ने कुछ समझाया होगा, आपके अंदर कोई विचार आया होगा। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विचार आता है, और फिर ही वो प्लानिंग के साथ किसी चीज को करता है ना। आपके छोटे बच्चे हैं, आपने कुछ सोचा होगा कि नहीं यार चलो एमबीबीएस कराते हैं, अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, कल अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे ही सब कुछ कारण से होता है, तो बीमारी भी कारण से होती है। और बीमारी के कारण का जो अध्ययन है उसी को हम कहते हैं इटियोलॉजी। और हर बीमारी का कारण होता है, और उस कारण को हमें समझना है। क्यों समझना है? ताकि हम बीमारी से बच सकें, है ना। जैसे भाई हमको पता है यार सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन हम यदि जानते हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर हो रहा, तो हम सिगरेट क्यों पिए? अल्कोहल पीने से लीवर खराब होगा, हम ये जानते हैं, तो हम भाई सामने वाले को भी सलाह दें। कोई व्यक्ति कह रहा साहब मुझे कैंसर हो गया, तो हम उससे पूछे भैया आप सिगरेट पीते हो, तो बोले हाँ पीती, तो बोले दिन में 10, छोड़ दे भैया तू, छोड़ दे, तो शायद तू बच जाए। अब कोई ये भी बोल सकता है साहब मैं तो ना सिगरेट पीता हूँ, ना तो मैं दारू पीता हूँ, ना तो मैं मटन खाता हूँ, ना तो मैं चिकन खाता हूँ, मैं तो लहसुन प्याज तक नहीं खाता, तो भी मेरे को कैंसर हो गया है। तो फिर हम उससे पूछेंगे भैया तूने एक्सरे करवाया है कभी? हाँ साहब करवाया। कितनी बार करवाया? कई बार करवाया। हो सकता है उसको एक्सरे कराने की वजह से कैंसर हो गया हो, है ना। ये भी तो हो सकता है, कैंसर के तो दसों कारण हैं, कैंसर के 10 10 20 कारण हैं, उसको कैंसर क्यों हुआ है, ये हम उससे बात करेंगे तभी पता चलेगा। क्यों दीपिका? किसी से भी तुम बात करोगी आधा एक घंटा गहराई से, तो तुम समझ जाओगी ना कि वो बीमार क्यों पड़ा है। या तुम खुद कभी बीमार पड़ जाओ, और तुम शांति से बैठ के 15 मिनट सोचो, ध्यान करो, चिंतन मनन करो कि मैं क्यों बीमार पड़ी हूँ, तुम्हें कोई ना कोई कारण खुद ही समझ में आ जाएगा। यार मैं वहां भोपाल गई थी, मैंने वहां पानी पी लिया था यार बीच में, होशंगाबाद में ट्रेन रुकी थी तो बॉटल भर के लेके आए थे, तो वो पानी कहीं टंकी वंकी साफ तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि टंकी साफ नहीं हुई हो 2 4 दिन हफ्ते भर से है ना। कई जगह क्या है बेटा, टंकी साफ नहीं होती है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। कोई भी कारण हो सकता है, तो तुम्हें खुद ही को समझ में आ जाएगा। ऐसा ही कारण समझता है डॉक्टर। जब पेशेंट सामने बैठता है, डॉक्टर उससे सवाल करेगा, उसकी हार्ट बीट चेक करेगा, उसके बॉडी का टेम्परेचर चेक करेगा, है ना, उससे चंद सवाल पूछेगा, उसकी लाइफ रूटीन कैसी है, उसकी फैमिली में कितने मेंबर है, क्या करता है, वो प्रोफेशन के बारे में भी पूछेगा। क्यों पूछता है? ऑक्यूपेशनल डिजीज भी तो होती है, कुछ डिजीज व्यक्ति को उसके पैसे की वजह से होती है ना। तो मेरे सामने कोई पेशेंट बैठा, वो कह रहा है सर मेरे को गर्दन के नीचे, पीठ में नीचे दर्द होता है,
तो मैं उससे पूछूंगा भैया क्या करते हो आप, तो बोलेगा सब मैं तो आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, कंप्यूटर चलाता हूँ। कितनी देर चलाते हो, तो बोले 8 घंटे का जॉब है, फिर रात में भी कभी काम ज्यादा रहता है तो करना पड़ता। अब मैं समझ नहीं गया कि उसको क्यों हो रहा है सर्वाइकल पेन, क्यों हो रहा है ना। तो उसको मैं बोलूंगा कि भैया तुम थोड़ी ऐसी चेयर यूज करो, वैसी चेयर यूज करो, थोड़ी बहुत दवाई लिख के दूंगा जो उसकी मसल्स को रिलैक्स करेगी। उसको मैं कहूंगा कि भाई तू हर 40 मिनट में अपनी पोजीशन को थोड़ा चेंज कर, थोड़ा उठ, गर्दन को आगे पीछे गोल गोल घुमा, 2 4 5 एक्सरसाइज बताऊंगा है ना, दवाई दूंगा ना, फिर उससे ऐसे करके मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है। कोई एक पेशेंट आया कह रहा है साहब मैं यूरिन जाता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, जब मैं यूरिनेट करता हूँ तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर मेरा ब्लैडर खाली नहीं हुआ है, अंदर कुछ रह गया है, ऐसा लगता है कि आए आए लेकिन आ नहीं रही है ना। फिर मैं उससे पूछूंगा कि भाई क्या करते हो, क्या है, कब से हो रहा है ना, आपकी लाइफ रूटीन क्या है। सबसे बेहतर तो किसी की लाइफ रूटीन पूछ लो, क्या करता है ये पूछ लो, उससे बहुत चीजें समझ में आ जाती है ना। अब मेरे को देख के ही समझ में आ गया कि उसके मसल्स अच्छे लग रहे हैं यार, डोले शोले बनाए हैं, बॉडी बिल्डर लग रहा है बंदा। तो पूछो उससे कि भाई जिम जाते हो, तो बोले हाँ सर जिम तो जाता हूँ। और जिम जाते हो तो प्रोटीन भी खाते होंगे, तो बोले हाँ। कौन सा प्रोटीन खाते हो, ये वाला। कितना खाते हो, तो बोले ये वाला। मन से खा रहे हो कि किसी से पूछा था, नहीं साहब मन से खा रहा हूँ, सुना था कि भाई प्रोटीन खाने से बॉडी बनती है तो मैंने भी खाना शुरू कर दिया। अब भाई कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये सब उसको कुछ पता नहीं, ज्यादा प्रोटीन ले लिया, खून हो गया गाढ़ा, और किडनी पे पड़ गया लोड, किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो उसको पेन हो रहा है यूरिनेशन में। तो उसको पहली चीज तो ये बोलना पड़ेगा कि भैया अभी प्रोटीन बंद कर दो 1 महीने के लिए, है ना। तो कारण समझना, तो हर बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है ना। हमारे भारत देश में अभी लोग एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं कि नहीं। आपके घर पे है एल्युमिनियम के बर्तन। हम्म। मैंने भारत में अच्छे अच्छे लोगों के यहाँ एल्युमिनियम के बर्तन देखे हैं। जो लोग सोने चांदी के बर्तन में खाने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं, पैसा भी है, पर भी एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खा रहे हैं। इसको बोलते हैं भेड़ चाल। भेड़ की एक विशेषता रहती है, भेड़ जब 50 100 भेड़ एक साथ आगे बढ़ती है ना, वो भेड़ बस आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं कि एक भेड़ कुएं में गिर गई तो दूसरी भेड़ थोड़ा सा गर्दन उठा के देख ले कि सामने कुआं है। एक भेड़ कट गई तो बोले साहब ट्रेन आ रही रुक जाओ, 2 5 तो कट गई हम तो बच जाए, नहीं। प्रयोग करके देख लो, 500 भेड़ को लाइन से चलाओ, ट्रेन से यदि कटेंगी तो पूरी 500 कटेंगी। लास्ट वाली भेड़ भी नहीं सोचेगी कि मैं रुक जाऊं यार, 499 कट गई। ये होती है भेड़ की टेंडेंसी, है ना। तो इंसान अपनी अकल का उपयोग कम करता है, बस जो देखता है वही फॉलो करता है। आपने मिनरल पढ़ा है, आपने एल्युमिनियम की जरूरत है क्या हमारे शरीर में। हम्म। एल्युमिनियम की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। इवन एल्युमिनियम हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं पता हो तो। एल्युमिनियम हमारे लिए हानिकारक है, हमारे शरीर को एल्युमिनियम कमजोर करता है ना। अब आपने सुना होगा कि भाई यदि हम तांबे की कुंडी में पानी रखते हैं तो पानी साफ हो जाता है। क्यों होता है पानी साफ, क्योंकि मेटल पानी से रिएक्ट करता है या नहीं, ये तो सभी लोग जानते हैं, है ना। लोहे लोहे पे जंग लग जाता है, क्यों जंग लग जाता है, क्योंकि वो एयर और वाटर से मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेता है। तो इतना तो हमको समझ में आता है कि भाई मेटल पानी से रिएक्ट करती है। ठीक है, हमको इतना भी समझ में आता है कि जब पानी को मेटल में गर्म करेंगे तो रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी, होगी या नहीं, है ना। अब मुझे बताओ, जब आप एल्युमिनियम के बर्तन में रोज गर्म कर रहे हो चीजों को, तो क्या एल्युमिनियम के बर्तन से लीचिंग हो रही है, मतलब उससे जो मेटल आयन है वो निकल के आपके भोजन में आ रहे हैं। बताओ आ रहे हैं या नहीं, आ रहे हैं ना। अब बताओ, तुम किस साल से खाना खा रहे हो, और 25 साल से तुम एल्युमिनियम के बर्तन यूज कर रहे हो, कुकर यूज कर रहे हो, कढ़ाई यूज कर रहे हो, कितना एल्युमिनियम तुम्हारे शरीर में गया होगा आज तक, और बॉडी ने उसको कितनी मुश्किल से बाहर निकाला होगा, क्योंकि उसकी जरूरत हमको है नहीं, और आप खा रहे हो खाने के साथ रोज। तो बॉडी को कितनी प्रॉब्लम होती है उसको बाहर निकालने में। ये भी एक मेजर कारण है कि आज के टाइम पे हर व्यक्ति 35 40 के बाद में बड़ा परेशान है, कोई ना कोई बीमारी 100% है। और कारण बहुत छोटे छोटे हैं, कारण इतने छोटे हैं कि किसी का ध्यान भी नहीं जाता, कारण इतने छोटे हैं कि किसी का ध्यान नहीं जाता। हर व्यक्ति चाहता है कि 200 रुपए का सिरप लूं, 2 250 रुपए की दवाई खाऊं और मस्त रहूं। डायबिटीज का मैंने खरीद लिया, एक पैकेट मंगा लिया दवाई का,
और रोज खा रहा हूँ, खाना खाया तो शरीर तो इंसुलिन बना नहीं पा रहा, तो दवाई खा ली, फिर खाना खा लिया, फिर दूसरे दिन खाना खाया फिर दवाई खा ली। यही यही ऐसे ही व्यक्ति जी रहा है। हाइपरटेंशन के पेशेंट, बीपी बढ़ा, अरे कहाँ है साहब, लाना पप्पू दवाई कहाँ है, खा ली एक, हाँ अब अच्छा लग रहा है, अब चक्कर नहीं आ रहा है, फिर दूसरे दिन। ऐसे करके व्यक्ति दवाइयों के सहारे तो जिंदा है आज की डेट में, और जो नहीं है ऐसे बहुत कम लोग हैं। और ये बढ़ता जा रहा है, ये समय के साथ बढ़ता जा रहा है। मेरी फैमिली में भी मेरे दादा को तो मैंने कभी दवाई खाते ही नहीं देखा, वो तो कभी हॉस्पिटल ही नहीं गए, वो ना उनको कोई टीका लगा है। और वो 104 साल के थे जब वो शांत हुए, और वो शांत भी ऐसे हुए कि टाइम भी नहीं था कि उनको हॉस्पिटल लेके जाएं। खाना खाने के बाद वो सोए तो उठे ही नहीं। अब समझ में आता है कि इससे अच्छी मौत नहीं है। आज के टाइम पे इंसान इतना तड़पता है, वेंटिलेटर पे रहता है, 10-20 लाख रुपए ऐसे ही लग जाते हैं आजकल। बाईपास सर्जरी करवा रहा है, अभी मोहल्ले में एक अंकल ने करवाई है, 3 लाख रुपए का खर्चा आया है। और पहली नहीं दूसरी बार हो रही है है ना। एक एक बार 4 साल पहले हो चुकी है, फिर अब दूसरी बार हो रही है, 3 लाख रुपए लग गए। ऐसा है। दूसरी बार की ऐसा है कि नहीं करवाते दूसरी बार तो बचते नहीं। आज का इंसान ऐसा ही जीवन जी रहा है जैसे किसी की पैंट फट गई हो और उसने रफू करवा लिया और काम चला रहा हो। ऐसी जिंदगी जी रहा है आज के टाइम पे इंसान। पहले ऐसी नहीं जीता था, आता था शान से जीता था और चला जाता था। अब ऐसा है कि जोड़ा मताड़ी कर करके दवाइयों के सहारे, वेंटिलेटर के सहारे जी रहा है व्यक्ति। डॉक्टर का क्या है, वो तो बोलता है ठीक है साहब, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा, क्या रखो इसको वेंटिलेटर पे, रहने दो महीने 2 महीने। लोगों ने अपने बच्चों को बचाने के लिए 10-10 लाख रुपए खर्च कर दिए छोटे बच्चों को। अरे भाई वो मेच्योर नहीं हो पाया है, प्रकृति उसको नहीं चुन रही है, वो नहीं जी पाएगा, तुमने 10 लाख रुपए लगा दिए, बच्चा भी मर गया, तुम्हारे पैसे भी चले गए। ऐसा होता है, मैंने केसेस देखे हैं ऐसे। आपने भी शायद कभी बात करते होंगे तो सुना होगा कि भाई डिलीवरी में इतना पैसा लग गया, इस बच्चे को तो हमने उतना पैसा लगा दिया, 15-20 दिन का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, उस पर 10 लाख रुपए खर्च हो गए। वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया था और डिलीवरी हो गई थी, है ना। सी सेक्शन से बच्चे को बाहर तो निकाल लिया, बच्चा सांस ही नहीं ले पा रहा, बच्चा यही नहीं कर पा रहा, बच्चा वही नहीं कर पा रहा। तो सब मशीनों से करना पड़ता है, और मशीनों से जब होता है तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है। वेंटिलेटर पे कोई रहे तो पर डे का 10-20 हजार रुपए खर्चा है, 20 हजार रुपए वेंटिलेटर पे है तो पर डे। 15 दिन वेंटिलेटर पे, कितना दिन हो गया 2-5-10 लाख रुपए का बिल ऐसे ही बन जाता है। और मेडिकल में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, बहुत ज्यादा, है ना। अभी नरेंद्र मोदी जी भी तो 5 लाख का इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है हॉस्पिटल जाओगे कोई बड़ी बीमारी होगी तो 2-5 लाख रुपए तो ऐसे ही लग जाने हैं, है ना। आयुष्मान योजना चल रही है ना। तो तो ये सारी चीजें हैं बेटा, है ना। टॉलरेंस क्या होता है, जब एक ही दवाई व्यक्ति लंबे समय तक खाता है तो बॉडी उस दवाई के प्रति एक रेजिस्टेंस शो करती है, एक प्रतिरोध शो करती है, वो दवाई फिर उसके शरीर को उतना बेहतर एक्शन नहीं देती। इसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। ठीक है। बॉडी एक रेजिस्टेंस शो करती है, बॉडी में टॉलरेंस आ जाता है ना। जैसे आपने कोई दवाई खाई, उससे बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो डॉक्टर फिर दवाई चेंज करके देता है ना। फिर डॉक्टर समझ जाता है यार ये दवाई तो खा चुका है, ठीक नहीं हो रहा है, मतलब इसकी बॉडी में टॉलरेंस आ गया है, तो फिर उसको दवाई वो चेंज करके देगा। जैसे कोई एक फला डॉक्टर ने आपको एक एंटीबायोटिक दी, आप उसके पास गए, आप ठीक ही नहीं हुए, आप बोले यार साहब ये तो छोटा डॉक्टर है, दूसरे डॉक्टर के पास चल रहे हैं। दूसरे डॉक्टर ने कहा पहले डॉक्टर का पर्चा दिखाओ। आपने उसको दिखाया, साहब ये दवाई लिखी थी, उसने देखा, बोले अच्छा ठीक है, दूसरी दवाई लिख के देगा वो, उसी कैटेगरी की, है ना। तो उससे आप ठीक हो जाओगे। तो ये होता है ड्रग का टॉलरेंस। ठीक है। और ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है ना। ड्रग डिपेंडेंस, आज व्यक्ति का खाना नहीं पचा और उसने खाना पचाने वाला सिरप खाया और बढ़िया खाना पचा, मजा आ गई उसको, पेट भर के खाना खाया उसने, और उसके पेट ने भी पूरा खाना पचा लिया। फिर दूसरे दिन खाना खाने बैठा, बोले साहब आज भी बहुत अच्छा खाना बना है, पकवान बने हैं, क्या करूं साहब, खा लेता हूँ फिर सिरप खा लूंगा। फिर उसने खाना खाया, पेट भर मजा आई उसको, फिर उसने सिरप खा लिया। ऐसे करता गया हो तो उसको बॉडी को आदत पड़ गई। क्या आदत पड़ गई, कि बढ़िया बाहर से एंजाइम लो, हार्मोन लो और खाना पचाओ। उस समय बाद शरीर ने खाना पचाना बंद कर दिया। शरीर बोल रहा ठीक है ना साहब, तू बाहर से ले रहा है एंजाइम तो बाहर से ही ले ले। तो व्यक्ति फिर खाना भी खाता
और खाने के साथ साथ खाने को पचाने की व्यवस्था भी करता वो खुद ही, है ना। तो शरीर फिर इससे निकम्मा नाकारा हो जाता है। शरीर बोलता ले तू, हिबिचुअल हो जाता है। ये होता है बेटा ड्रग डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब होती है निर्भरता। आप निर्भर हो गए किसी चीज पे, है ना। तो ड्रग डिपेंडेंस होता है, ड्रग टॉलरेंस होता है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी हमको पता होनी चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है? पर्टिकुलर किसी पेशेंट ने कोई ड्रग खाया तो उसकी बॉडी में एक अनयूजुअल रिस्पॉन्स आया। एक ऐसा रिस्पॉन्स आया जो सामान्यतः आता नहीं है लेकिन उसमें आ गया। तो इसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और कुछ पेशेंट पर्टिकुलरली किसी ड्रग के लिए एलर्जिक होते हैं। मतलब वो ड्रग खाने से उनको एलर्जी होती है। ड्रग में कोई दोष नहीं है, डॉक्टर में भी कोई दोष नहीं है, उसकी बॉडी ही ऐसी है। तो ऐसा भी होता है कई बार, है ना। कुछ लोग को, जैसे मैं सामान्य एग्जांपल देता हूँ भाई, जैसे निरमा साबुन से उनको एलर्जी है, मतलब निरमा की खुशबू उनने सूंघी कि उनको सर्दी हो जाएगी, है ना। या कुछ लोग को जैसे एलर्जी है कि भाई फला खुशबू आई उनको, है ना, मोगरे की खुशबू आई तो उससे एलर्जी है। किसी भी चीज से हो सकती है। कुछ लोगों को तो ताउम्र पता ही नहीं चलता उनको किस चीज से एलर्जी है ना। और कुछ लोग को पता रहता है कि भाई हमको फला चीज से एलर्जी है, हम भाई ज्यादा ठंड में नहीं जा सकते, नहीं तो वहां हम जाएंगे तो हमको ये प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो बॉडी एक एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करती है, मतलब बॉडी को वो चीज सूट नहीं होती। और पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल, किसी एक बॉडी को, सभी बॉडी को नहीं, है ना। सभी के लिए होगा तो वो तो कॉमन हो जाएगा, है ना। अब जैसे भाई गर्म तवे पे हाथ रखोगे तो सबको ही गर्म लगेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से भी गर्म पे हाथ नहीं रख सकते साहब। तो वो उनकी बॉडी का टॉलरेंस लेवल है ना। उनकी बॉडी में मतलब उस चीज से एक इंटेंस रिस्पॉन्स आता है, तो उसी को हम एलर्जी बोलते हैं। और इसी को हम एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं, है ना। जैसे आप कहीं गए, वहां पर धूल आ गई आपकी नाक में, आपने छींकना शुरू कर दिया, ये भी एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है ना। जैसे आपने कुछ खाया और आपकी आंख से पानी आने लग गया, है ना, आंसू जैसे लिक्विड आने लग गया, तो ये भी एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। ठीक है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? हमारे शरीर में दवाई को पहुंचाना किसी न किसी माध्यम से, इसको बोलते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं और इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। ऐसे ड्रग्स को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसमें आपका आता है पेनिसिलिन, है ना। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसकी खोज की थी। ये बैक्टीरियोसाइडल नेचर का होता है। बैक्टीरियोसाइडल मतलब क्या? साइडल वर्ड आया है सुसाइड से। साइड मतलब हत्या कर देना। तो इसमें सीधे ऑर्गेनिज्म की हत्या कर दी जाती है, उसको मार डाला जाता है, परमानेंटली किल कर देते हैं। और दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब होता है बैक्टीरिया का हुक्का पानी बंद कर देना। किसी को मारना है, दो तरीके हैं। एक तो आप उसकी कनपट्टी पे सीधे बंदूक रख के चला दो, आज ही मर जाएगा वो, है ना। दूसरा तरीका, आप उसको खाना पीना बंद कर दो, हवा भी मत दो उसको, कितने दिन जिएगा, एक आध दिन। दो तरीके हैं मारने के, है ना। तो एक जो बैक्टीरियोसाइडल वाला तरीका है वो सीधे बैक्टीरिया को मारता है। और जो स्टैटिक वाला तरीका है वो बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को रोक देगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा, उसके विकास को रोक देगा, जिससे बैक्टीरिया खुद ही मर जाएगा, है ना। खुद ही मर जाएगा। तो ये दो टाइप के एंटीबायोटिक होते हैं। तो पेनिसिलिन बैक्टीरियोसाइडल टाइप का है, ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, इसमें तीन टाइप के ड्रग्स आते हैं, नेचुरल पेनिसिलिन और सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल में आएगा बेंजिल पेनिसिलिन जी। ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 4 से 6 घंटे रहता है। प्रोपेन पेनिसिलिन जी, इसका जो एक्शन है ये 12 से 24 घंटे रहता है। और एक आता है आपका पेनिड्यूरा इंजेक्शन, जिसका एक्शन 1 हफ्ते तक रहता है। ठीक है। तो ये नेचुरल पेनिसिलिन के एग्जाम्पल है। सेमी सिंथेटिक के एग्जाम्पल क्या है? एमोक्सिसिलिन। और सिंथेटिक के एग्जाम्पल क्या है? इसमें आता है आपका ऑक्सासिलिन सोडियम और क्लॉक्सासिलिन। तो ये सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब फुल्ली लैब में बनाए गए हैं। नेचुरल मतलब किसी नेचुरल सोर्स से आए हैं वो, है ना। और सेमी सिंथेटिक मतलब नेचर से जो मिला उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। ठीक है। एक तो ये कि भाई हमने गाय से दूध निकाल लिया तो ये नेचुरल हो गया, है ना। अब हमने उस दूध में थोड़ा सा पानी मिला दिया, है ना, थोड़ा सा कुछ और मिला दिया, और 1 लीटर से 2 लीटर दूध बना दिया, तो ये हो गया सेमी सिंथेटिक। ठीक है। और सिंथेटिक में क्या होगा? हम कहीं गए च नहीं, हमने घर पे ही दूध बना लिया, बिना गाय के दूध बना लिया, जो केवल दूध जैसा दिख रहा है पर वो दूध है नहीं। तो इसको बोलते हैं सिंथेटिक। ठीक। तो तीन चीजें होती है, एक होती है प्राकृतिक, एक होती है
सेमी सिंथेटिक मतलब प्रकृति में थोड़ा सा चेंज किया आपने, और एक होती है सिंथेटिक जिसको मानव जनित, मानव निर्मित, मानव ने ही दूध बना लिया बिना गाय के तो ये होती है सिंथेटिक। तो सिंथेटिक दवाई का एग्जांपल मैंने आपको बताया फ्लॉक्सासिलीन। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर, अभी लिंक शेयर करूंगा उसमें देख लेना। फिर इसके क्लासेस होते हैं सिफेलोस्पोरिन, है ना, 2 मिनट में क्लास एंड हो जाएगी आपकी, ठीक है। सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन बैक्टीरियोसाइडल होता है, ठीक है। ये एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, जिससे सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाती है। इसमें भी आपके फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल है आपका सिफेलेक्सिम, सेकंड जनरेशन का एग्जांपल है आपका सिफोट्रिक्सिम, और थर्ड जनरेशन का एग्जांपल है सिफिक्सिम और सल्फासिटामाइड, सॉरी सेफ्टाजिमाइड। फोर्थ जनरेशन का एग्जांपल है सेफेपाइन, ये इंजेक्शन फॉर्म में आता है। तो ये सिफेलोस्पिरिन के एग्जांपल्स हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये भी बैक्टीरियोसाइडल नेचर का होता है। ये प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है, जिस वजह से बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाता। एमिनोग्लाइकोसाइड्स के एग्जांपल है जेंटामाइसिन, एमिकासिन, केनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये एमिनो ग्लाइकोसाइड टाइप के एंटीबायोटिक्स हो गए। फ्लोरोक्यूनोलोन्स, ये भी बैक्टीरियोसाइडल है। ये डीएनए के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो गायरेज एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को ये इनहिबिट करता है। इसका एग्जांपल है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, इसके एग्जाम्पल हो गए। सल्फोनामाइड टाइप के जिसमें सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर के होते हैं, ये फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देते हैं, जिस वजह से मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है सल्फा डायाजीन और सल्फा मेथोक्साजोल, सल्फासीटामाइड और सल्फा ग्वानिडीन। मैक्रोलाइड टाइप के ये बैक्टीरियोसाइडल होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। इसका एग्जांपल है एरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सी रॉक्सीथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, लिंकोमाइसिन। ये मैक्रोलाइड टाइप के एंटीबायोटिक के एग्जांपल हो गए। क्लोराम्फेनिकॉल, ये बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का होता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और टेट्रासाइक्लिन, ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये भी प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो हमने यहाँ पर एंटीबायोटिक को रिवाइज कर लिया है, ठीक है। इसका मैं लिंक शेयर करूंगा, आप इसको देख लेना ध्यान से, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है ना। बाय बेटा, मोस्ट वेलकम।